Hello friends, myself Jigna Acharya, lecturer in Computer Engineering Department at KD Polytechnic, Patna. This tutorial is for programming in C++ and here we will study function in C++ and working with the object. So these are the content of my tutorial. The main function, function prototyping, call by value and call by references, return by references, inline function, default arguments, constant arguments, and function overloading. The main function. As we know that main function is the starting point for the execution of any C++ program. We can use a main function with or without return type. So here you can see that the main has a following prototype. Integer main, this is the first way we can define the main function, and another is integer main, and the bracket we write the integer argument, number of the argument, and second is the value of that arguments. And in a C++, main returns a value of type integer to the operating system. As we know that in a C language you can write, when you write the main function, at that time you write the void, but here in a C++ we write a integer main. Main is a function of any C++ program as we know, but यहाँ पे क्या होता है कि मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है? जब आप printf फंक्शन लिखते हो कोई भी प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में, या आप scanf फंक्शन लिखते हो, तो वो सारे फंक्शन मेन फंक्शन कॉल करता है. बट हु विल कॉल द मेन फंक्शन? तो मेन फंक्शन को कॉल जब आप कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करते हो और रन करते हो, एट दैट टाइम दैट मेन फंक्शन इज अ कॉल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन फंक्शन को कॉल करती है. तो हियर हमने लिखा है कि इंटीजर मेन. इंटीजर इंडिकेट देयर इज अ सम रिटर्न वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज अ टाइप ऑफ इंटीजर. जब आप अपने प्रोग्राम में इंटीजर मेन लिखते हो, एट दैट टाइम देयर मस्ट बी अ रिटर्न वैल्यू, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन फंक्शन को कॉल किया है. तो अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेन फंक्शन टू रिटर्न अ समथिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ मैसेज देना है कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है. तो अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आपको कोई वैल्यू जो होती है वो रिटर्न करनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को. एंड दैट्स व्हाई we write here, you can see that integer main, in that function we write statement return 0. रिटर्न स्टेटमेंट और वैल्यू क्या ली है हमने? 0 ली है. ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, देन you give the 0 value to the operating system, and that 0 value indicates that my program is successfully executed. आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिकेशन देते हो, आप उसको कुछ एक्नॉलेजमेंट देते हो कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है. दैट्स व्हाई वी राइट हियर रिटर्न 0. So the function that have a return a value should use a return statement or for the termination. The main function in C++ therefore defined as follows. तो here आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इंटीजर मेन लिखा है, तो मेरे प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे यूज किया है रिटर्न 0. अगर मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है कि जिसमें कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं आ रही है, कंपाइल टाइम दैट मीन्स सिंटैक्स कोई भी एरर नहीं है, बट एट द रन टाइम कोई एरर आ रही है, तो रन टाइम जब एरर आती है, एट द टाइम व्हाट हैपन, it will not return a 0 value, it will return some non-zero value. So वहां पे अगर आप अगर कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हो और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है, तो बिफोर रिटर्न द स्टेटमेंट आपका प्रोग्राम वहीं पे भी वहीं आपको एरर दिखा रहा है. ठीक है, तो क्या होगा कि वो नॉन जीरो वैल्यू लेके रिटर्न हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहा है कि देयर इज अ सम एरर इन माय प्रोग्राम. बट अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 वैल्यू इंडिकेट करता है.
So in the last slide, we covered the main function. Main is a main function of any C++ program, because without the main function, C++ program cannot run, right? Now, in this slide, we are studying about the function prototyping. So before start function prototyping, first of all, let's understand what is the meaning of the function. Function is a what? It is a one unit in which we write some set of the instructions. What is the need of the function? So one example, that in our program, same task we want to perform multiple times. So instead of writing that code multiple times, what we are doing is we just call that unit in our program. Whatever the places we require that code, we just call that unit, and that unit is nothing but the function. But how to create a function, how to declare a function? So our topic is, that is a function prototyping. Prototyping, that means the how to declare any function. So here we can say that prototype is a function interface. It gives details to the compiler such as the number and types of argument and the type of return values. अगर आपको फंक्शन को बनाना है तो फंक्शन को पहले हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो वो डिक्लेरेशन जो होता है दैट इज नथिंग बट द फंक्शन प्रोटोटाइपिंग. तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, उसके प्रोटोटाइपिंग के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज, व्हाट इज द नेम ऑफ अवर फंक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ अवर फंक्शन, number of the arguments we require in that function, and what is the type of that arguments. So here in this slide you can see that we have written the syntax, right? Type, function name, and in the parenthesis we have written argument list. In the argument list, what you have to write down? You have to write down the type of argument as well as the name of the argument. Argument list contains the type and the name of the argument that must be passed to the function. Here in example you can see I declare one function. The type of that function is integer, the name of that function is area, and in the argument here I pass two arguments, a and b, and both the arguments have the same type, that is integer. Here you can change also the type of the argument. First you can write integer a, and if you want to take the double, so you write down the double b. In a function declaration, the names of the arguments are dummy variable and therefore they are optional. आप जब भी कोई फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, उसका प्रोटोटाइपिंग करते हो, एट दैट टाइम देयर इज अ नो नीड टू गिव द नेम ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट. You just write down the type of the arguments. So here you can see that I declare one function. The name of my function is volume. The type of that function is a float, and here I pass the three arguments. And the types of these three arguments are float, float, and float. Here I have not mentioned any variables. But when you define the function, at that time names are compulsory required, because the argument must be referenced inside the function. हम जब भी फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी आप फंक्शन को यूज करो, उससे पहले फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है. डिक्लेयर करने के बाद हमको उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, उसके अंदर हमको क्या कोड चाहिए, कौन सा टास्क हमको परफॉर्म करवाना है, दैट कोड यू मस्ट राइट डाउन इनसाइड दैट फंक्शन, एंड इट इज नोन एज अ फंक्शन डेफिनेशन. और ये फंक्शन को आपको कहाँ पे यूज करना है, तो आप उस जगह पे उसको क्या करवाते हो, कॉल करवाते हो. Understand? So first function declaration is required, function definition is required, and function call is required. So when you declare the function, at that time there is a no need to write down the name of the argument, you just mention the type of the argument. But when you call the function, at that time you require the name of the argument, and when you define the function, at that time also you write down the name of the argument as well as the types of the arguments. So here you can see that I have just called the volume function inside the main program. तो मैंने जब volume function को call किया है, at that time I pass the three arguments b1, w1 and h1.
और इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के टाइप मैंने अबव डिक्लेयर किए हुए हैं, फ्लोट b1, w1 एंड h1। अभी जो मेरा वॉल्यूम फंक्शन है जिसको हमने डिक्लेयर किया था उसके साथ उसका रिटर्न टाइप हमने फ्लोट लिखा हुआ था, राइट। तो जब भी ये वॉल्यूम फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा कि कंपाइलर हमारा वॉल्यूम फंक्शन कॉल होने के बाद जहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वहाँ पे वो जंप करेगा विद दिस 3 आर्ग्यूमेंट्स और वो सारा कोड वो एग्जीक्यूट करेगा एंड एट द एंड जहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न करके किसको असाइन करके वापस यहाँ पे आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल किया होगा और वो वैल्यू वो cube1 को असाइन करेगा। सो इन दिस वे वॉल्यूम फंक्शन कैन बी कॉल्ड। So now you can understand, so each and every function, 3 things must be required: function prototyping, or we can say that function declaration, function call and function definition. Clear? Next one, that is a call by value. Here the name indicates when you call any function, at that time you pass value as a argument. So the call by value method of passing arguments to a function copies the actual value of an argument into the formal parameter of the function. By default, C++ use call by value to pass arguments. In general, this means that code within a function cannot alter the arguments used to call the function. Let's understand call by value with example. Here in this slide, you can see that I create one function and the name of that function is swap. The type of that function is void and there are the 2 arguments a and b and both are the type of the integer. This particular program is basically to swapping the 2 value with each other. So here first, in the first left hand side you can see the definition of the function swap. Here I take one temporary variable and through that I just swapping the 2 values. But how to call this function? So in the right side you can see that in a main program I declare the 2 variable x and y, both are the type of the integer, the x having the value 100 and the y have 200. Now then I call the function swap and here I am passing the value, that is a x comma y. Why here I am writing x and y? Because x and y both have a values. So here you call this function swap with the value x and y. That is a call by value. So when you call this function, at that time what happens? Your compiler jumps onto the definition here in the left hand side, goes into this definition of the swap function and the value of x, that is a copy into the value of into the a and the value of y, that is copy into the b. In the definition I have given the type a and b both are integer. Why? Because when I call this swap function, at that time I pass this 2 argument x and y, both having the data type integer. So that's why in the definition I have written integer a comma integer b. So when you call the function and whatever the value you are passing, the type of that value is compulsory defined into the definition of that function, right? So when you call swap x and y, so compiler goes into that definition of this swap function, the value of x is copy into a and the value of y is copy into the b, and then it will perform the swapping function and then it return to the next line of calling the function. That means after the swap in a main program, what is written? Cout x and y, and then my program is successfully executed, so it will return the 0. So here you can see the output is x is equal to 100 and y is equal to 100. But here you can see that यहाँ पे कोई swapping हुआ नहीं है. Why? Because a के अंदर x की वैल्यू आई, y के अंदर b के अंदर y की वैल्यू आई एंड उसको इंटरचेंज तो किया, बट दैट वैल्यू इज अ
लोकली इनसाइड दैट स्वैप फंक्शन, वो लोकली वो स्वैप फंक्शन के अंदर ही रहती है, क्योंकि a एंड b बोथ आर द लोकल वेरिएबल एंड उसका स्कोप कहाँ तक रहता है, जब तक वो फंक्शन का एंड होता है तब तक। वो a और b की वैल्यू जो स्वैपिंग हुई है वो कहीं पे x और y में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो x की जो ओरिजिनल वैल्यू थी 100 और y की जो वैल्यू थी 200 वही हमको मिली। फंक्शन कॉल किया, फंक्शन जंप होके डेफिनेशन पे आया, x की वैल्यू a के अंदर आई, y की वैल्यू b के अंदर आई। फिर स्वैपिंग का जो हमने लॉजिक लगाया कि टेम्प के अंदर a की वैल्यू, फिर a के अंदर b की वैल्यू एंड b के अंदर a की वैल्यू। तो इस फंक्शन में क्या हुआ, a के अंदर 200 आया और b के अंदर 100 आया, बट उसका स्कोप कहाँ तक था, जब तक वो फंक्शन एंड होता है तब तक। वो a और b की वैल्यू कहीं x और y में रिफ्लेक्ट वापस कॉपी होके नहीं आती है, ठीक है। तो हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया, स्वैपिंग का फंक्शन बनाया, उसको कॉल किया, बट वैल्यू ऑफ x एंड y दैट इज एज इट इज, राइट। सो दैट इज अ कॉल बाय वैल्यू, अंडरस्टैंड। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि वो वैल्यू लेके फंक्शन के अंदर जाता तो है, बट वहां पे जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और कोई भी रिफ्लेक्शन आया है तो वो वापस लेके नहीं आता है। उसका स्कोप वो फंक्शन के जहां तक वो एंड होता है वहां तक ही उसकी लिमिटेशन होती है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय। नेक्स्ट दैट इज अ कॉल बाय रेफरेंस। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया वो वैल्यू के साथ किया है, अभी द नेक्स्ट वन इज दैट इज अ यू कॉल द फंक्शन विद द रेफरेंस वैल्यू। इसके लिए हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज करेंगे, ठीक है। सो रेफरेंस वेरिएबल क्या है वो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे, तो वो रेफरेंस वेरिएबल को हम अपने फंक्शन में यूज करेंगे। So the call by reference method of passing arguments to a function copies the reference of an argument into the formal parameter। यहाँ पे formal parameter क्या होता है, जब आप डिफाइन करते हो कोई फंक्शन, उसके साथ में जो आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हो वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। फंक्शन जहाँ पे कॉल होता है वो हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होती है। तो वो आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे आती है, जब वो कॉल होता है तो जंप करके डेफिनेशन में जाता है, और वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमारे डेफिनेशन वाला जो फंक्शन है उसके अंदर हमने जो आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए हैं दैट इज अवर फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, उसके अंदर वो क्या करता है, कॉपी करता है। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि व्हेन यू परफॉर्म द कॉल बाय रेफरेंस एट दैट टाइम the copies the reference of an argument into the formal parameter। वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी नहीं करता है, बट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जहां पे है उसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट उसको क्या करता है, उसको रेफरेंस करता है। The formal arguments in the called function becomes aliases to the actual argument in the calling function। जैसे मैंने पहले बताया कि जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होती है जो हमारे डेफिनेशन वाले पार्ट में होती है, वो क्या करती है, जहां से फंक्शन कॉल किया होता है उसके आर्ग्यूमेंट को वो क्या करता है, रेफरेंस करता है। In call by reference, the original value in the calling function will change after the execution of function। तो रेफरेंस से क्या होता है कि अगर फंक्शन के अंदर आपने जो फंक्शंस बनाया है उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है, जो कॉलिंग किया है वहां पे जो आर्ग्यूमेंट लिखी है उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन आता है। बट ये कब होता है, जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद। सो हियर इन दिस एग्जांपल सेम प्रोग्राम है, जब हम जो हमने कॉल बाय वैल्यू में लिया था वही प्रोग्राम हम कॉल बाय रेफरेंस से देखते हैं। तो यहाँ पे आप मेन प्रोग्राम देख सकते हैं, अगेन सेम थिंग है कि हमने x एंड y बोथ वेरिएबल लिए हैं, बोथ आर इंटीजर टाइप एंड द वैल्यू ऑफ x इज 100 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 200। उसके बाद मैंने क्या किया है कि फंक्शन को कॉल किया है and my function is what, swap, and here I am passing the same argument x and y। बट अभी चेंज कहाँ पे होगा, उसके डेफिनेशन में। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं मैंने स्वैप की डेफिनेशन लिखी हुई है, void swap एंड आर्ग्यूमेंट में दोनों इंटीजर टाइप की ही है। क्यों, क्योंकि जब कॉलिंग किया है उसके अंदर जो हमने आर्ग्यूमेंट पास की है वो बोथ आर इंटीजर, दैट्स व्हाई इन अ डेफिनेशन वी रिटर्न integer and then here I create the reference variable ampersand a integer ampersand b। ये हमारी फॉर्मल पैरामीटर्स है।
और एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पे है, जहां हमने फंक्शन कॉल किया है स्वैप x, y. So x and y, these are the actual argument, and integer ampersand है and integer ampersand भी, these are the formal argument. तो ये क्या करता है, a and b, इसके अंदर x और y की वैल्यू कॉपी नहीं होती है जो कॉल बाय वैल्यू में होता था. कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, द वैल्यू ऑफ x इज अ कॉपी इनटू द a एंड द वैल्यू ऑफ y इज कॉपी इनटू द b. बट यहाँ पे कॉपी नहीं होगा, a जो है वो x को रेफरेंस करेगा और b जो है वो y को रेफरेंस करेगी. फिर आप डेफिनेशन में देख सकते हो कि हमने वो स्वैपिंग का लॉजिक लगाया. अब a के अंदर b की वैल्यू आ गई और b के अंदर a की वैल्यू आ गई. अभी हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. फिर क्या होगा, हम वापस कहाँ पे जाएंगे, जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है. अभी उसके नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, सी आउट x एंड y. तो यहाँ पे क्या होगा, x और y की जो वैल्यू है उसको रेफरेंस किसने किया था, a और b ने, उसने कॉपी नहीं किया था. तो उसके डेफिनेशन में हमने उसका कोड एक्सचेंज कर दिया. अभी हमारे x के पास, a के पास क्या आ गया 200 और y के पास b के पास क्या आ गया 100. बट कॉपी नहीं हुआ है, वो सिर्फ रेफरेंस ही है. सो दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी इन द आउटपुट द वैल्यू ऑफ x इज 200 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 100. तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है. दैट इज अ कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू में क्या था, जब फंक्शन खत्म हो जाता था तब यहाँ पे a और b दोनों वेरिएबल का स्कोप भी खत्म हो जाता था. बट यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, वो कॉपी ही नहीं करता है, वो जस्ट रेफरेंस ही करता है. सो एक्चुअल जहां पे x और y है वहां पे a और b रेफरेंस करेगा और वहां पे वो स्वैपिंग कर देगा. ठीक है, तो वहां पे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. बट ये कब होगा, जब हमारा स्वैप फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तब. सो हियर यू कैन see the actual output, the swapping output, the value of x is 200 and the value of y is 100. Clear? Now the next category, that is a return by reference. So what is a return by reference? So in a C++ programming, not only you can pass value by reference to a function, but you can also return a value by reference. यहाँ पे आपने अभी तक क्या किया कि आप वैल्यू को आप जब फंक्शन कॉल करते हो तब वैल्यू दे रहे हो, या कोई फंक्शन को कॉल करते हो तो उस टाइम आप रेफरेंस दे रहे हैं. बट यहाँ पे क्या होता है कि यू कैन ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू बाय अ रेफरेंस. So C++ function can return a reference in a similar way as it returns a pointer. जैसे पॉइंटर कोई रिटर्न करता है कुछ भी, वैसे ही C++ फंक्शन भी रेफरेंस रिटर्न कर सकता है. When a function returns a reference, it returns an implicit pointer to its return value. This way, a function can be used on the left side of an assignment statement. For example, consider this simple program. So here in this program you can understand the concept of the return by reference. यहाँ पे इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है n, जिसका टाइप है इंटीजर. देन आई डिक्लेयर द फंक्शन. अब जब भी रिटर्न बाय रेफरेंस कंसेप्ट यूज करते हो, जनरली हम कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द टाइप, द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन आर्ग्यूमेंट. बट व्हेन यू यूज अ कंसेप्ट ऑफ द रिटर्न बाय रेफरेंस तो उसकी सिंटैक्स थोड़ी सी चेंज होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप, रेफरेंस है तो वी यूज अ साइन एम्परसेंड एंड द नेम ऑफ द फंक्शन. अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है सो देयर इज अ नो नीड टू राइट डाउन द आर्ग्यूमेंट. सो हियर यू कैन सी दैट the type of my function is integer, then I reference, the name of my function is a test. ठीक है, फिर मैंने क्या किया है कि मेन फंक्शन में ये टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है, टेस्ट. ठीक है, अभी वो मेरा टेस्ट फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तब वो कुछ ना कुछ वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करेगा. ठीक है, और फिर मैंने उसको वो वैल्यू को सी आउट करवा दिया है. अभी जब ये टेस्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, वो जंप करेगा उसके डेफिनेशन में, वहां पे जाएगा. तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, इंटीजर एम्परसेंड टेस्ट, और उसके अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, रिटर्न एन. तो रिटर्न एन को मैं एन को मैं रिटर्न कर रही हूँ. तो क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो डेफिनेशन में आएगा और यहाँ पे हमने लिखा है एन. अभी n की कोई वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की है. ठीक है,
तो एन कहाँ पे जाएगा, जहां पे फंक्शन कॉल किया है, तो टेस्ट की जगह पे अभी क्या आ जाएगा एन, और वो जो एन आया है हमारा उसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन करवा रहे हैं और वो वैल्यू क्या है 5 है। देन व्हाट वी हैव रिटन सी आउट एन। सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म द रिटर्न बाय रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल लिया है, ग्लोबल वेरिएबल लिया है, फिर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका रेफरेंस भी दिया है, फिर वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वो फंक्शन जो कुछ रिटर्न करके आ रहा है, रिटर्न के साथ कोई इंटीजर वेरिएबल लेके आ रहा है कि व्हाटएवर वो लेके आ रहा है उसके अंदर हम कुछ असाइन कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई हियर आई रिटर्न इज इक्वल टू 5। तो हियर हमारे इस फंक्शन में रिटर्न क्या है, n है, तो n कहाँ पे आ जाएगा, टेस्ट की जगह पे आ जाएगा, एंड देन 5 will be assigned into the n. Clear? So that is a return by reference. Now the next one is inline function. Inline function is one of the most important feature of a C++. अगर हम कोई फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं तो क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है उस टाइम पे कंपाइलर उस फंक्शन का पूरा कोड को कॉपी करके जहां पे वो कॉल हो रहा है वहां पे वो रख देता है। सो दैट्स व्हाई इफ फंक्शन इज इनलाइन द कंपाइलर प्लेस अ कॉपी ऑफ द कोड ऑफ दैट फंक्शन एट ईच पॉइंट वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड एट अ कंपाइल टाइम। अगर आपको कोई किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाना है सो यू हैव टू ऐड इनलाइन प्रीफिक्स टू द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन के आगे हमें सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, दैट इज इनलाइन। अगर हम इनलाइन लिखते हैं तो ही वो फंक्शन इनलाइन बनता है। देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इनलाइन फंक्शन। सिंपल क्या होता है, अगर आपने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है तो व्हेन यू कॉल दैट फंक्शन एट द टाइम व्हाट हैपन, कंपाइलर स्टोर द रिटर्न एड्रेस ऑफ दैट कॉलिंग फंक्शन। कंपाइलर को उसका वापस आने का एड्रेस भी रजिस्टर में स्टोर करना पड़ता है। फिर वह जब वो कंपाइल होता है तो जब वो कॉल होता है तो वो डेफिनेशन पे जंप करता है, वहां से वापस आता है, आर्ग्यूमेंट्स को स्टैक पे रखता है। सो ये सारी चीजें होती है जब हम नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं। बट व्हेन यू यूज ए इनलाइन फंक्शन, सो इट्स इनलाइन फंक्शन का मतलब क्या है, हमने अभी देखा कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे, नॉट अ रन टाइम, कंपाइल टाइम पे वो क्या करता है, उसने देखा है हाँ ये फंक्शन इनलाइन है, तो जहां पे वो कॉल हो रहा है वहां पे उसका कोड वहां प्लेस कर देता है एट द कंपाइल टाइम, नॉट अ रन टाइम। सो द इनलाइन फंक्शन सेव्स टाइम ऑफ कॉलिंग फंक्शन, सेविंग रजिस्टर्स, पुशिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑनटू द स्टैक एंड रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन। और जब भी हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इफ अ फंक्शन हैज 1 और 2 लाइन ऑफ कोड, अगर किसी फंक्शन के अंदर 1 या 2 लाइन का कोड है तो ही हम इनलाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी फंक्शन की लेंथ बहुत है, उसमें मोर देन 2 और 3 लाइन्स है, तो एट दैट टाइम इनलाइन फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते। इनलाइन फंक्शन तभी यूज होता है जब फंक्शन की डेफिनेशन इट कंटेन्स ओनली 2 और 3 लाइन्स। सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, मैक्स नाम का मेरा फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और उसको मैंने इनलाइन बनाया। तो हियर यू कैन सी दैट आई जस्ट ऐड वन वर्ड इनलाइन। कहाँ पे मैंने लिखा है, मेरे फंक्शन की डेफिनेशन पे। मेरा फंक्शन कौन सा है, मैक्स है, और उसका रिटर्न एड्रेस क्या है, सॉरी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। सो इनलाइन इंटीजर मैक्स, और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स है एक्स एंड वाई, बोथ आर द इंटीजर टाइप्स। अभी हम मेन फंक्शन में देखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन कॉल करवाया है और जो मेरा फंक्शन कॉल है वो मैंने सी आउट से उसको प्रिंट भी करवा रही हूँ। ठीक है, सो सी आउट डबल कोटेशन में लिखा है वो तो सिर्फ प्रिंट होगा और मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है मैक्स पैरेंथेसिस 20,10। तो जब भी ये फंक्शन हमारा प्रोग्राम जब कंपाइल होगा उस टाइम पे आपको पता है कि कंपाइलर कहाँ से स्टार्ट करता है, कंपाइल करना मेन से स्टार्ट करता है। उसने पहले मेन लाइन एग्जीक्यूट की, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पे उसने देखा कि हाँ सी आउट है और हमने वहां पे फंक्शन कॉल किया है मैक्स 20,10। तो जब कंपाइल टाइम पे क्या होगा कि मैक्स की जगह पे उसकी जो डेफिनेशन है वो वहां पे आ जाएगी। दैट मीन्स मैक्स 20,10 की जगह पे क्या आ जाएगा,
इनलाइन इंटीजर मैक्स और उसकी जो आर्ग्यूमेंट है 20 की वैल्यू x में आएगी और 10 की वैल्यू y में आएगी और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इफ x इज ग्रेटर देन y, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ x, अदरवाइज कौन सा हुआ y। ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा। तो ये पूरा कोड जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, जहां पे मैंने मैक्स फंक्शन कॉल करवाया है। दैट मीन्स जहां पे मैंने सी आउट मैक्स 20,10 लिखा है वहां पे पूरा मैक्स जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन वहां पे आ जाएगी एट कंपाइल टाइम, नॉट रन टाइम। ठीक है, फिर हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा 20। सो दैट इज अ इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन हम तब भी यूज कर सकते हैं अगर मेरे फंक्शन के अंदर 2 या 3 लाइन है। यहाँ पे भी हमारे मैक्स नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया है इट कंटेन्स ओनली 1 लाइन। ठीक है, दूसरी चीज हमने बोली थी कि जब भी आप कोई भी फंक्शन इनलाइन बनाते हो सो यू कंपल्सरी यूज द वर्ड इनलाइन। ठीक है, नाउ हम इनलाइन फंक्शन, हमारा इनलाइन फंक्शन कब काम नहीं करता है। सो इन द फॉलोइंग सिचुएशन इनलाइन फंक्शन कैन नॉट वर्क इफ अ लूप, a switch or go to exist in a function body। अगर हमारे फंक्शन के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट है, जैसे कि लूप है, स्विच है, गो टू है, अगर हमने ये यूज किया है अपने फंक्शन के अंदर सो एट दैट टाइम इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा। सेकेंड, इफ अ फंक्शन कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल्स, अगर हमारे फंक्शन के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल हमने यूज किया है सो एट दैट टाइम वी कैन नॉट यूज द इनलाइन फंक्शन। इफ फंक्शन इज अ रिकर्सिव, एज वी नो दैट व्हाट इज अ रिकर्जन, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, अगर फंक्शन खुद को ही कॉल करता है बार बार सो उसको क्या बोलते हैं, हम रिकर्जन बोलते हैं। सो अगर आपका फंक्शन रिकर्सिव है अगेन इनलाइन कैन नॉट वर्क। इफ अ फंक्शन रिटर्न टाइप इज अदर देन वॉइड and the return statement doesn't exist in the function body, अगर मेरे फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप इंटीजर है, डबल है, कैरेक्टर है, अदर देन वॉइड है और उस फंक्शन की बॉडी में अगर हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस आर द सिचुएशन इन विच इनलाइन फंक्शन कैन नॉट वर्क। इनलाइन फंक्शन के कहीं बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि it makes the program to take up more memory because the statements that define the inline function are reproduced at each point where the function is called। अगर हमने मेन फंक्शन के अंदर 5 बार फंक्शन कॉल किया है तो उससे क्या होगा कि कंपाइल टाइम पे हर 5 जगह पे वो पूरा कोड कॉपी पेस्ट होगा। जहां पे फंक्शन कॉल किया है, पहली बार हमने फंक्शन कॉल किया है तो वहां पे पूरा कोड आ जाएगा, फिर दूसरी बार किया है तो दूसरी बार वो पूरा कोड आएगा, तीसरी बार किया तो तीसरी बार पूरा कोड आएगा। दैट मीन्स व्हाट, इट टेक्स अ मोर मेमोरी और इससे क्या होगा, मेमोरी हमारी ज्यादा वेस्ट होगी। सो दैट्स व्हाई at each point where the function is called, and this is a disadvantage of inline function. Now the next one is default arguments। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ये सारे C++ के फीचर्स हैं। ये इनलाइन फंक्शन है, रिटर्न बाय रेफरेंस है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आप C लैंग्वेज में नहीं देख सकते। दिस आर द फीचर्स ऑफ C++। नाउ हियर यू कैन सी आवर कंसेप्ट इज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सो व्हाट इज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स अगेन वी यूज हियर द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है तो आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होती है? A default argument is a value provided in a function declaration that is automatically assigned by the compiler if the caller of the function doesn't provide a value for the argument with a default value। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन का हम यूज करते हैं तो पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कि फंक्शन को डिक्लेयर करना। When you declare the function, at that time you mention the return type of the function, name of the function, and then you declare the arguments, right? तो arguments में आप क्या लिखते हो, उसके टाइप लिखते हो और argument का नाम लिखते हो। अभी यहाँ पे जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और आर्ग्यूमेंट देते हैं उस टाइम पे उस आर्ग्यूमेंट के साथ अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं,
जिससे क्या होगा कि जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे उस टाइम पे वो आर्ग्यूमेंट आपको लिखने की जरूरत रहती नहीं है। डिक्लेरेशन टाइम पे अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू असाइन करते हो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। If a function with the default argument is called without passing argument, then the default parameters are used. अगर मैंने डिक्लेरेशन में आर्ग्यूमेंट्स दी हुई हैं और उसकी वैल्यू भी दी है और एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल आई एम नॉट यूजिंग दैट आर्ग्यूमेंट, सो बाय डिफॉल्ट आपने जो असाइन की है वही आर्ग्यूमेंट कॉल टाइम पे वो पास होगी। ठीक है। However, if arguments are passed while calling the function, the default arguments are ignored. Another thing, मैंने डिक्लेरेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट ली है और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन की है, बट जब मैं फंक्शन कॉल करती हूँ उस टाइम पे उस आर्ग्यूमेंट में मैं कोई दूसरी वैल्यू असाइन करती हूँ, तो क्या होगा, जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में आपने वैल्यू असाइन की होगी वो नहीं लेगा। कॉलिंग टाइम पे आपने जो नई आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी है फंक्शन वो वैल्यू लेके काम करेगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इफ आर्ग्यूमेंट आर पास्ड व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर ignored. We must add default arguments from the right to left. These are some rules when you use a default argument function in a function. अगर आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट असाइन करते हो तो आपको एक चीज की ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजफुल इन सिचुएशन वेयर सम आर्ग्यूमेंट्स ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम कब यूज करते हैं कि हमको पता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन में ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फिक्स ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली है। सो एट दैट टाइम वी यूज द कंसेप्ट ऑफ द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। Even example of default arguments. Here you can see, here I declare some function with the default argument. So here you can see that which are the legal default argument and which are the illegal. So the first one, void f, then I declare 3 arguments, integer a, integer b and integer c, and for that c I assign the value 0. तो अभी जो पहली लाइन है क्या वो लीगल है या इलीगल है? ऑब्वियसली इट इज लीगल है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का देखा था कि अगर आपको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हो तो आप वैल्यू जब असाइन करते हो सो इट मस्ट बी राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले हमने सी के अंदर वैल्यू असाइन की है, सो इट इज अ राइट टू लेफ्ट। द फर्स्ट वन इज अ करेक्ट। नाउ द सेकेंड वन, void f, integer a, integer b equal to 0, integer c equal to 0. So again it is illegal. First हमने c के अंदर 0 असाइन की, फिर right to left गए, फिर b के अंदर 0 असाइन की। Now the third one, again void f, integer a equal to 0, integer b and integer c equal to 0. So here you can see it is illegal. Why? पहले हमने राइट से स्टार्ट किया है, तो पहले हमने सी के अंदर वैल्यू असाइन की 0, फिर बी के अंदर कुछ नहीं दिया और डायरेक्टली हमने ए के अंदर 0 दिया। सो जो हमारा रूल था राइट टू लेफ्ट जाने वाला वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सो अगर आपको ए के अंदर असाइन करनी है सो पहले आपको कंपल्सरी बी के अंदर भी कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, देन यू कैन गो ऑन ए। ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, void f, integer a equal to 0, integer b, integer c. Here again it is illegal because हमने c की भी कोई वैल्यू असाइन नहीं की, b की भी नहीं की और डायरेक्टली हम a पे चले गए। तो जो राइट टू लेफ्ट वाला था हमारा रूल वो यहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रहा है, सो इट इज इलीगल। नाउ द नेक्स्ट वन, void f, integer a equal to 0, integer b equal to 0 and integer c equal to 0. तो यहाँ पे इट इज अ लीगल, वाई? बिकॉज हमने तीनों के अंदर वैल्यू असाइन की है। सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। पहले हम मेन में देखेंगे राइट साइड पे, हमने एक वेरिएबल लिया है रुपीज करके जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, फिर रुपीज इज इक्वल टू एड 5। तो ये क्या किया हमने एड नाम के जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल किया है और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की है 5। अभी मैंने ऐड 5 लिखा और लेफ्ट साइड पे इक्वल टू आर एस, दैट मीन्स ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पे जाएगा,
RS के अंदर जाएगा, जो रुपीस है उसके अंदर जाएगा। दैट मीन्स ऐड नाम का जो हमारा फंक्शन है उसका कोई रिटर्न टाइप होगा, वो वॉइड नहीं होगा। वॉइड का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। और वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, रुपीस को। और रुपीस का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। दैट मीन्स हमारे फंक्शन का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, डेफिनेशन पे, जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, इंटीजर एड इंटीजर x कॉमा इंटीजर y इक्वल टू 20, इंटीजर z इज इक्वल टू 30। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आपको डिक्लेरेशन नहीं करना है तो अपना अगर नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं, आप डेफिनेशन के अंदर भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे z की वैल्यू 30 ली है, y की वैल्यू 20 ली है, बट व्हाट अबाउट द x, तो x की वैल्यू कौन सी आएगी, जहां पे हमने add 5 फंक्शन कॉल किया है, सो दैट 5 विल बी कॉपी इनटू द x। ठीक है, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड। दैट मीन्स x क्या है, 5 प्लस 20 प्लस 30, दैट मीन्स 55। तो रिटर्न 55 करेगा और वो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे कॉल किया है, RS इज इक्वल टू एड 5, वहां पे आएगा और RS की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 55। तो वो हमने प्रिंट करवा दी। तो आउटपुट में आप देखिए द सम इज 55। नाउ नेक्स्ट, अगेन मैंने सेकेंड टाइम ये फंक्शन कॉल किया है, सेम वेरिएबल हमने लिया RS इज इक्वल टू एड 4,8। तो हमने यहाँ पे 8 पास किया है और 4 भी पास किया है। तो अब जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ पे जाएगा, ऐड में जाएगा। अभी आप देखिए कि 4 किसको असाइन होगा और 8 किसको असाइन होगा, तो किसको असाइन होगा, z जो है इंटीजर z इक्वल टू 30 वो एज इट इज रहेगा, बट अभी y की वैल्यू क्या आएगी, इंस्टेड ऑफ 20 इट विल टेक द 8, बिकॉज हमारा जो रूल है राइट टू लेफ्ट, तो पहले तो वो एज इट इज z 30 रखेगा, फिर ओवरराइट क्या करेगा, जो y की 20 है उसकी जगह पे वो y की वैल्यू क्या ले लेगा, 8 ले लेगा, और x की वैल्यू क्या लेगा, 4 लेगा। दैट मीन्स x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू क्या होगी, 30। दैट मीन्स 30 प्लस 8, 38, 38 प्लस 4, तो क्या होगा 42। तो रिटर्न 42 करेगा, तो हमको आउटपुट में दिखाएगा द सम इज 42। अगेन द फंक्शन इज कॉल्ड, नाउ हियर इट विल टेक द 3 आर्ग्यूमेंट्स, एड 7, 3, 4। तो अभी जब फंक्शन कॉल होगा और डेफिनेशन में जाएगा तो z की वैल्यू वो क्या ले लेगा, 4 ले लेगा, y की वैल्यू 3 ले लेगा और x की वैल्यू 7 ले लेगा, और जब वो सम करेगा रिटर्न करेगा तो 14 हमको मिलेगा। हमने आगे भी देखा था कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि अगर आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई की है बट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हो तो वो कौन सी वैल्यू लेके काम करेगा, जो आपने फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे असाइन की है वो वैल्यू लेके वो काम करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज अ कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट। कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट, अगर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या था कि अगर कॉलिंग के टाइम पे आप वैल्यू चेंज कर देते हो तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या करता है, वो खुद की आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, कॉलिंग के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू असाइन की होगी वो लेके काम करेगा। बट व्हाट अबाउट द कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन की आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट डिफाइन की है देन इट विल नेवर बी चेंज, यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट आर्ग्यूमेंट, सो फंक्शन शुड नॉट मॉडिफाई constant argument. Compiler will generate error when condition is violated. For example, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया integer max, constant integer a equal to 3 and integer b. That means पूरे प्रोग्राम में अभी a की वैल्यू जो है वो फिक्स ही रहेगी और वो 3 रहेगी। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता था, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में अगर आप कॉल करवाते हो उसमें कोई अलग वैल्यू है और जहां पे हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डेफिनेशन में लिखी है उसमें कोई अलग वैल्यू है तो खुद की वैल्यू नहीं लेगा, बट कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यू असाइन की होगी वो लेगा। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि वैल्यू मॉडिफाई हो जाती है। बट व्हाट अबाउट द कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट में अगर आपने कॉन्स्ट ऐसा कीवर्ड यूज कर लिया है आपके फंक्शन के डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में, so you cannot modify that argument. So that is the concept of the constant. The next one is a function
overloading. Function overloading is a feature in a C++ where two or more functions can have the same name but different parameters. फंक्शन ओवरलोडिंग, हम ज़्यादातर समझते हैं कि ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम असाइन कर देना, बहुत सारा टास्क असाइन कर देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने ओवरलोड कर दिया. सेम थिंग फॉर द फंक्शन. यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो C++ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. दैट फीचर यू कैन नॉट सी इन अ C लैंग्वेज. फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वी कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म. अगर आपने जब C++ का इंट्रोडक्शन देखा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो उसका एक फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मेन मीनिंग क्या होता है कि डिफरेंट बिहेवियर एट डिफरेंट इंस्टेंस, अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर. सेम थिंग दैट इज अ फंक्शन ओवरलोडिंग. और फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही नाम है बट उसका जो काम करने का तरीका है वो अलग है. दैट मीन्स फंक्शन है सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स. You can have multiple definition for the same function name in the same scope. आप एक ही नाम बार बार यूज कर सकते हो अलग अलग फंक्शन के लिए, बट सभी फंक्शंस का फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी, उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. नाम सेम रहेगा, डेफिनेशन और पैरामीटर दोनों डिफरेंट रहेंगे. The definition of the function must different from each other by the types and the number of argument in the argument list. मैंने जैसे बोला कि फंक्शन का सिर्फ नाम ही सेम रहेगा, फंक्शन का डेटा टाइप, रिटर्न टाइप और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट वो डिफरेंट रहेगी. You cannot overload function declaration that differ only by the return type. So here through this following simple C++ example we demonstrate the function overloading the concept. पहले हम मेन के ऊपर देखेंगे. जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर मैंने दो प्रिंट फंक्शन यूज किए. दोनों फंक्शन का नाम सेम है प्रिंट, बट हियर द डिफरेंस इज व्हाट, इन द फर्स्ट प्रिंट देयर इज ओनली वन आर्ग्यूमेंट दैट इज 10 एंड इन द सेकेंड वन इज ऑल्सो वन आर्ग्यूमेंट एंड दैट इज 10.10. बट आप यहाँ पे देखो कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप डिफरेंट है. फर्स्ट जो प्रिंट फंक्शन है उसका डेटा टाइप इंटीजर है और जो सेकेंड वन है उसका डेटा टाइप क्या है, डबल है. तो अभी मेन में क्या होता है कि हम जब पहले फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट 10, तो क्या होगा, वो डेफिनेशन पे जाएगा. पर अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों वॉइड प्रिंट है. आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, वॉइड प्रिंट है, वॉइड प्रिंट है और मैंने मेन से कॉल करवाया है प्रिंट 10. तो अभी कंपाइलर कैसे फाइंड करेगा कि कौन से प्रिंट फंक्शन में जाना है. सो इट विल फाइंड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट. तो जो हमारा पहला प्रिंट फंक्शन है कॉलिंग वाला, उसमें हमने 10 लिखा है. तो 10 दैट मीन्स विच टाइप ऑफ द वैल्यू, इट इज इंटीजर. तो कंपाइलर क्या करेगा, इंटीजर आई वाली जो डेफिनेशन है प्रिंट की वहां पे जाएगा. ठीक है. सेकेंड वाला जो प्रिंट फंक्शन है उसके जो आर्ग्यूमेंट है उसका डेटा टाइप क्या है, डबल है, तो वहां पे नहीं जाएगा. जो फर्स्ट वन है उसके ऊपर जाएगा. सो द 10 विल कॉपी इनटू द आई एंड वहां पे वो प्रिंट करेगा ही सी आउट हियर इज इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ आई एंड दैट इज 10. तो आप आउटपुट में देख सकते हो द फर्स्ट आउटपुट दैट इज इंटीजर 10, हियर इज इंटीजर 10. ठीक है. नाउ सेकेंड फंक्शन कॉल होगा प्रिंट 10.10. तो अभी वो कहां पे जाएगा, वो इंटीजर वाले डेफिनेशन पे नहीं जाएगा, वो कहां पे जाएगा, डबल वाली जो डेफिनेशन है वहां पे जाएगा और f के अंदर 10.10 कॉपी करेगा. ये कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट है. ठीक है. इसके अंदर आप देख सकते हो फंक्शन ओवरलोडिंग भी है एज वेल एज कॉल बाय वैल्यू भी है. f के अंदर क्या आएगा, 10.10 आएगी और फिर उसको प्रिंट करेगा. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग. यहाँ पे देखिए कि दो फंक्शन बनाए, बोथ हैव अ सेम नेम प्रिंट, बोथ हैव अ सेम डेटा टाइप void, बट हाउ इट इज डिफरेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट की इंटीजर है और सेकेंड की डबल है. थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ट्यूटोरियल. That is the functions and working of class and object, but in this part we have just discussed regarding the functions. For the class and object we will move on the another video.